हम कल अपन ने यहाँ वो वीडियो नहीं बनाया था क्या? उसको कई लोगों ने देखा है, 30-40 हजार लोगों ने देखा लगभग है। तुम भी आ गए ना उसमें, तुम सब फेमस हो गए उसमें। बस बस चुप रहो। क्या फर्स्ट रैंक तो उसमें अब नाम देखें तो वो लिस्ट देख रहा था कल उसमें, बताऊं है? नहीं उसमें यूं है कि भाई ये वो तो कोचिंग से एक नहीं है, वो तो सर बताएंगे। ऐसा है कि भाई देखो सुपरवाइजर एक ऐसा एग्जाम है जिसको काफी लड़के देते हैं, मेरी बात को समझ रहे हो? काफी लड़के देते हैं इसको, 1.5 लाख के आसपास होंगे लड़के और सीटें इतनी थी। 1.5 लाख में से अपने पास में लड़के होंगे ऑफलाइन में 2500-2700 पिछले साल, अंदाज बता रहा हूँ, इससे कम ऊपर नीचे हो सकते हैं 100-200। ऑनलाइन थे काफी सारे, कुछ हजार होंगे। अब 1.5 लाख में से अपन ने तो फिक्स लोगों को पढ़ाया। कई लोग जैसे होशियार भी होते हैं, देखो कई होशियार और भी होते हैं जो बीएससी कर चुके हैं, कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या समझे। और सुपरवाइजर के एग्जाम को इतना सीरियस लेते नहीं लोग। जैसे जैसे आरएस की तैयारी कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, वो सुपरवाइजर का भी दे दिया। जैसे मैंने जब तैयारी की थी, मैंने अलग से बहुत ज्यादा सुपरवाइजर की तैयारी करी नहीं थी, मेरी रैंक आई थी 58 सुपरवाइजर में। मैंने डब्ल्यू की भी तैयारी अलग से नहीं करी थी, मेरी रैंक आई थी 27। अब अपन ने किसी से कोचिंग नहीं की थी, डब्ल्यू की कोचिंग करी नहीं थी मैंने, कहीं से भी नहीं करी थी, अक्षर नहीं पढ़ा था अलग से, एग्रीकल्चर पढ़ा ही नहीं था, जीके हिंदी मेरे को पहले से आता था, राम भरोसे सिलेक्शन हो गया उसमें। होता है, कई बार होता है, कई बार होता है। मतलब उसके पीछे कारण था कि मैं आरएस की कर रहा था पहले उस समय, तो जीके हिंदी मेरे को आता था, तो जीके हिंदी इतना आता था कि और किसी को उतना नहीं आता था सही में। तो जीके हिंदी के पेपर में मैं टॉपर था, और एग्रीकल्चर बाकी को आती उतनी मेरे को आती, सही नहीं। तो ऐसे सिलेक्शन, फिर इंटरव्यू था, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। लोग इस भरोसे रह गए कि सेटिंग होती है उसमें, तो पैसे लगते हैं ना, कुछ ही नहीं देते हो गए। तो रिजल्ट आया तो विश्वास ही नहीं हुआ, ये सर का ही फोन आया और अब बधाई हो बधाई। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, क्या हुआ कि सिलेक्शन हो गया ऐसे ऐसे। मैंने कहा मेरे भाई साहब भी मेरे मजे ले रहे थे, रिजल्ट आ गया, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है। अब मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल निश्चल निस्वार्थ बता रहा हूँ, इसमें तुम जो समझे वो समझे। सर क्या गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? सही ही कह रहा हूँ। लेकिन उसमें क्या, एक सिलेक्शन के पीछे कई चीजें होती है। सिलेक्शन को प्रभावित करने वाले कारक अगर ऐसे पढ़ने कभी हैं तो इसमें कई होती है। सबसे पहला उसमें रहता है कि जन्म स्थान, आपने जहाँ जन्म लिया वैसे माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। दूसरा, आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, आपका लेवल क्या, आपके सोचने की क्षमता क्या है, आपका आईक्यू लेवल क्या है, वो भी, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। कई प्रकार के कारक जैसे कि इसमें हर एग्जाम में मायने रखते हैं, नॉट ओनली सुपरवाइजर, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए। तो इसमें किसका फिर पेपर बैठता है, किसका आत्मविश्वास अच्छा है, उससे भी फर्क पड़ता है। लेकिन इन सब में से फिर कुछ चीजें मुख्य निकल के आ जाती है, जैसे आत्मविश्वास, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। नहीं तो एग्जाम में जो चीजें आती है वो गलत कर बैठता है। कहीं ऐसे होते हैं तुमको एग्जाम देते बाहर निकलेंगे और यार ये तो मेरे को आ रहा था गलत हो गया, ये तो मेरे को आ रहा था ये भरना था गोला वो भर दिया, ऐसे केस काफी मिलते हैं। तो जो गलतियां कम करता है उसका सिलेक्शन होता है धीरे धीरे, तो इसलिए कोचिंग उसमें हेल्प करता है। देखो, तो आप किसी कोचिंग को फर्स्ट रैंक आई है या नहीं आई है इससे आप आंक नहीं सकते, आप यहाँ आकलन नहीं कर सकते किसी भी इंस्टीट्यूट का, चाहे वो रॉयल हो चाहे कोई दुनिया का कोई कोचिंग हो, पर नाम क्यों ले किसी का। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। तो आप कभी यूं नहीं आकलन कर सकते। अगर आपको वास्तव में आकलन करना है तो आप दो कोचिंग कोई भी एग्जाम्पल के लिए लो, उन दोनों में जाओ पहले। अगर आपको किसी को भी रैंक से या फिर उस सिस्टम को अगर चेक ही करना है तो आप किस आधार पर ये कहोगे कि कौन सा कोचिंग अच्छा है बुरा है। तो आप रॉयल में आओ, यहां में 3 चीजें चेक कर लो, यहाँ की टीचर कैसे हैं, स्टडी मटेरियल कैसा है, मैनेजमेंट और डिसिप्लिन कैसा है। किसी दूसरे कोचिंग में जाओ, सेम चीज चेक करो, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, क्या लेवल है वहां का, क्या मैनेजमेंट है, टेस्ट वेस्ट होते नहीं होते टाइम पे, और जो है वहां का स्टडी मटेरियल, यही तो चेक करोगे। कानून नियम देखने हो तो नियम तो अपने से ज्यादा किसी को होने से रहे, अपने तो पूरे 29 से, जैसे विष्णु समाज के नहीं 29, वैसे अपने 29 नियम।
है कि नहीं? वो तो वो नियम पहले पढ़ाए होंगे सर ऐसे। तो इस ये आधार मान के, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, ये नहीं कह सकते आप। यूं ये है। तो कल हमने टॉपिक पढ़ा था, अच्छा टॉपिक था, स्वपरागण, परपरागण, बहुधा परपरागण। स्वपरागण में था आलू मटर टमाटर मेथी, क्या था? आलू मटर टमाटर मेथी अंगूर। परपरागण के अंदर जो हवा से परागण हो रहा था उसमें पपीता था, आंवला था, खजूर था और पालक था। और बहुधा परपरागण वाली जो फसलें थी उसमें थी बैंगन है, भिंडी है, आपका मिर्च है और लीमा बीन है सब। कीटों के द्वारा परागण को एंटोमोफिली कहते हैं, जल के द्वारा हाइड्रोफिली कहते हैं, पानी के द्वारा हाइड्रोफिली, एक ही बात, जल पानी एक ही होता है। इसके अलावा हवा के द्वारा एनिमोफिली है, पक्षियों द्वारा ऑर्निथोफिली है, गोंगे द्वारा मेलेकोफिली है, चींटियों द्वारा मिर्मेकोफिली है और किरोप्टेरोफिली है अगर स्नेल के द्वारा हो, स्नेल नहीं, चमगादड़ के द्वारा हो, बेट के द्वारा हो। तो ऐसा हमने पढ़ने की कोशिश, पक्षियों के द्वारा ऑर्निथोफिली था, ऐसा हमने पढ़ा था। इससे पहले भी हमने टॉपिक पढ़े थे कि क्लाइमेट्रिक कौन से होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक कौन से होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इथाइलिन इनहिबिटर का काम करते हैं, इथाइलिन की एक्शन को रोकने का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, सिल्वर थायोसल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, 1-MCP है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है कि नहीं? ये आपको ध्यान रखना, ठीक है सर। ऑनलाइन में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? देखो इससे कई बार व्यक्ति जो जैसे माहौल में रहता है वो उसके पूछेगा बेचारा। अब वो ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हैं तो उनको ये तो लगेगा ऑनलाइन में हुआ कि नहीं हुआ। अपने जेएल सर ने एक वीडियो बना रखा है, जेएल सर रॉयल के डायरेक्टर है, उन्होंने एक वीडियो बना रखा है कि कितने महा रिकॉर्ड, एक तो पार्ट 1 है और भी वो बनाने का बोल रहे हैं, जो अभी निकाल रहे हैं कि कौन सा ऑनलाइन में, रोल नंबर ही नहीं, फिर रोल नंबर हो तो ही तो पता चले, अपने आप पढ़ा हुआ सबूत चाहिए। कल कोचिंग वाले सबूत मांगते हैं, रोल नंबर बताओ, रोल नंबर बताओ, ऐसे कर कहीं अफवाहें चलती, तो ऐसा है, ठीक है ना। तो वो ऑनलाइन वालों का भी होता है, ज्यादातर ऑनलाइन वालों का ही होता है। तो हम बात कर रहे हैं, पिछली बार हुआ था ना टाइप ऑफ फ्लावर। अब मैं तुम्हें रॉयल की सफलता के ऐसे से बता देता हूं, एक उदाहरण लास्ट दे रहा हूं। जब पिछली बार इस भर्ती से पिछले वाले जो सुपरवाइजर थे तो उनकी काउंसलिंग चल रही थी दुर्गापुरा में, रारी में। दुर्गापुरा में जो श्याम है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, दुर्गापुरा वाले कैंपस में एक कैंपस है बड़ा सा, वहां पर ही सुपरवाइजरों की काउंसलिंग होती है कि भाई कहां पे नौकरी लेना चाहते हो, पोस्टिंग वाली। जिस दिन उनकी काउंसलिंग चल रही थी नीचे नीचे वाले हॉल में, उसी बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई, ऊपर हमारी AA की ट्रेनिंग चल रही थी। थोड़े साल भर पहले की बात है, साल 1.5 साल पहले, ठीक है। तो मैं वहां पे गया, तो मैं जैसे नीचे आया, मुझे नहीं पता आज ट्रेनिंग चल, आज इनका कुछ है, ठीक है, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी 3 दिन की। मैं नीचे आया तो लाइन लग गई धोख देने के लिए, सर नमस्ते, सर नमस्ते। मैंने कहा क्या आपने पढ़ाया ना, हम नौकरी लग गए। मैंने कहा मैंने कब पढ़ाया? सर हमारे पास रॉयल का कोर्स ले रखा था सारे, और फिर सबने फोटो खिंचाया कि सेल्फी लेनी, सेल्फी। मैंने कहा लो। तो इसका मतलब ज्यादातर थे इसीलिए तो आए, नहीं तो कोई झूठा मुठा तो कोई नहीं आता। देखो ऐसा मौके, तो ऐसा वाला माहौल था, इसका मतलब है, मतलब चीजें अच्छा कराएंगे। वास्तव में मैं आपको अंदर से ये फीलिंग के साथ बता रहा हूं, चैलेंज है ये कि रॉयल के मुकाबले वास्तव में फैकल्टी नहीं हो तो वहां चले जाओ। तो अगर होती तो तुम यहाँ क्यों आते? तुम सब जानते हो, तुम्हारा मन आत्मा सब जानती तो है ये बात। अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो वहां चले जाओ। कोई तुमको आने जाने से रोक टोक करता हो, बाहर घूम रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी का कोई मतलब नहीं। आप राजस्थान की किसी कोचिंग में चले जाओ, तुम्हें ये बोल दे कि 9 बजे बाद में तू कहाँ गया, क्यों गया, कहाँ घूम रहा है, किसको लेके घूम रहा है, क्या कोई लेना देना नहीं। कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता है, सर पूछते हैं अपने, पूछते नहीं, पूछते इनको क्या लेना देना, तुम्हारे जाने के करो, फीस दिए बात खत्म, ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि इनको आगे ग्रोथ करनी, ये चाहते हैं कि हमारे रॉयल को आगे बढ़ना है धीरे धीरे। जब कोरोना आया तो हालत बहुत खराब थी, लेकिन सर ने हार नहीं मानी। कोरोना था, जैसे कोई भी नया संस्थान बनता है कभी भी तो काफी लोड रहता है। जैसे कोई नई बिल्डिंग बनाई तो बिल्डिंग बनाते हैं तो करोड़ की बिल्डिंग बनाई तो करोड़ रुपए साथ में थोड़ी होता है, लोन लेना पड़ता है। अरे कोई भी जैसे नया बिल्डिंग बनाई, फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ली, अभी ली जैसे ये तो पहले हम कुछ पेमेंट देते हैं, डाउन पेमेंट, और बाकी लोन लेते। तो कोरोना में कोचिंग बंद हो जाती है, लेकिन लोन बंद थोड़ी होता है, लोन बंद नहीं होता। तो लोन तो आ ही रहा था, तो उस समय काफी दिक्कतें आई, चुनौती आई, लेकिन सर ने हमको मीटिंग में स्टाफ एक भी नौकरी वाले को निकाला नहीं। जैसे इतने स्टाफ काम करते थे यहाँ पे, अभी तो 250 का स्टाफ, पहले थोड़े कम होंगे, आधे मान लो, तो नौकरी से किसी को नहीं निकाला।
उनको तो तनख्वाह देनी पड़ती थी भाई। नौकरी में जो परमानेंट या नौकरी कर रहा, जैसे मैं तो सेकंड नौकरी थी, मैं परमानेंट, काफी सारे से परमानेंट, फिर उनको तनख्वाह तो देनी पड़ती थी, रे नहीं पड़ती, तो कोचिंग को तो पैसा देना ही था। तो चुनौतियां बहुत थी। 2 साल तक कोचिंग ढंग से चली नहीं थी, 1 साल तक तो बिल्कुल ही बंद ही था, चलता है बंद हो जाता है। हाँ तो एक बार तो कलेक्टर ताला लगाए चला गया, सील, कि भाई क्या है, क्लास कैसे ले रहे हो, हमने बंद बंद कर रखा है, सिर्फ एक ऐसे बच्चे हॉस्टल में रहते थे। तो चुनौतियां थी उस समय। हमारे रॉयल के यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ नहीं था, सब्सक्राइबर नहीं थे, 2-5 हजार ही नहीं थे। सर ने इसको मिशन मोड पे लिया कि कुछ भी हो जाए हम ऑनलाइन सुपरवाइजर का बैच चलाएंगे, ऐसा करेंगे, और सारे कोर्स चलाए। तो माहौल बड़ा बनने बनते आज 7-7.5 लाख तो यूट्यूब पे हो गए, 1 मिलियन हो जाएंगे अभी 2-5 महीने में, है कि नहीं। तो 1 मिलियन का परिवार बहुत होता है, लगातार मेहनत से हुआ। मैं अब किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, 2-3 कोचिंग अच्छे और भी हैं, अच्छे का मतलब जिनके पास सब्सक्राइबर वगैरह थे। रॉयल के 5,000 थे तब किसी के 75,000 थे, रॉयल के 20,000 हुए तब किसी के 76,000 हुए, रॉयल के लाख हो गए तब ये 80,000 ही रह गए, रॉयल के आज 7 लाख प्लस हो गए तो भी उनके 1 लाख के आसपास ही, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं दे पाए। अपन धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। मैं नहीं कहना रॉयल परिपूर्ण नहीं, लेकिन परिपूर्णता की तरफ आगे जरूर बढ़ रहा है, सही नहीं? अरे गलत कह रहा हूँ, बोलो यस। और क्या। तो ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले, ये एक ही बात थी। अब इसको खत्म कर रहे हैं टॉपिक को, ये कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन संघर्ष हर जगह पे है, हर जगह संघर्ष, हर जगह संघर्ष। कर जाओगे तो शांति से नहीं बैठ पाओगे, बेरोजगार कर रहे थे, कुछ न कुछ काम धंधा करना ही पड़ेगा। समाज भी का लेवल भी ऐसा है, सरकार का लेवल भी ऐसा है, क्योंकि तुम ऐसी जगह पैदा हुए। अगर तुम आज अमेरिका में पैदा होते, अब भारत में पैदा हुए, तो भारत के तो लोग भारत को महान ही बताएंगे। अमेरिका में जाके अमेरिका वाले ये थोड़ी बोले भारत महान, अमेरिका वाले ये बोलेंगे अरे अमेरिका महान। भारत में रहने वाले यही बोलेंगे भारत महान, हमारे भारत जैसा कोई नहीं। अमेरिका वाले ये बोलेंगे हमारे अमेरिका जैसा कोई नहीं। भारत में रहने वालों को भारत बहुत अच्छा लगता, अमेरिका में रहने वालों को अमेरिका, क्योंकि जिनकी जन्म वाली भूमि है तो सबको अच्छी ही लगेगी। हमें कई बार यूं लग जाता है कि भाई हमारा तो दुनिया में सबसे अच्छा देश हो सकता है। इसमें भी प्रभावित करने वाले कारक, मतलब शर्तें लागू है यहाँ पर, कई चीजें। यूरोप के लोग जिंदगी के मजे ले रहे हैं, यूरोप के लोग जिंदगी के मजे ले रहे हैं, क्योंकि सरकारों के पास पैसे अनशंट है। आप बेरोजगार हो, लाख रुपए आपको महीने के देंगे, जब तक आप नौकरी नहीं लग जाते, खुद का काम दाम नहीं करते। खुद का काम चालू करना चाह रहे हो, 5 लाख 10 लाख 20 लाख सरकार से लो, वापस देते रहना आधे प्रदेश सब्सिडी, उसमें भी योजनाएं है। अमेरिका में 1.5 लाख रुपए महीने के मिलते बेरोजगार को। आपने ग्रेजुएशन कर ली, अब आपके पास कोई काम नहीं, 1.5 लाख सरकार दे रही है, तुम्हें प्रोत्साहित करो, तो तुम दिमाग काम करो यार, 1.5 लाख तो मेरे को वैसे मिल रहा है, कुछ ऐसा करो जब इसमें ज्यादा मिलेंगे मेरे को। तो फ्री माइंड आदमी सोचता है तो सही सोचता है, तो फ्री माइंड ही अच्छा सोच सकता है। तभी तो एक बार नौकरी लग गया जो आदमी, वो और भी नौकरियां लग जाता है फटाफट फटाफट, क्योंकि दिमाग फ्री रहता है। तो शर्तें बहुत सारी लागू है कि नहीं, हर सेंटेंस में शर्तें लागू। अगर तुम यहाँ नहीं कहीं और पैदा होते, हो सकता है अच्छी जीवन जी रहे होते। यहाँ पैदा हुए, पता चला 70 साल में पार्टियां सड़ जाएगी, और वहां कहीं और जापान में पैदा होते, हो सकता है औसत आयु तुम्हारी 90 साल होती, सही नहीं? तो चीजें कई हैं, मतलब अपन एक लाइन में किसी भी सेंटेंस को खत्म नहीं कर सकते। हम ये कह के नहीं रुक सकते कि भारत महान, अब इसमें भी किंतु परंतु है कि नहीं है, मत, क्योंकि हमारी मातृभूमि है, तो हमें इससे प्यार करना चाहिए, करते हैं हम लोग, नहीं करते देश की सेवा करनी चाहिए, इसलिए। तो कई चीजें हैं, मैं इसे गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यूँ इसमें भी है, मतलब अनुभव से बता रहा हूँ बात, ठीक है। अब देखो बच्चे कह रहे सर टाइम खराब मत करो, पढ़ाओ, देखो तो मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा, एक उदाहरण और है, टाइम तो खराब होगा मैं नहीं चाहता ऐसा। आप अगर आपके गांव में जाओ, 5-4 लाख रुपए जेब में भर के ले जाओ, और हर आदमी को 2-5 हजार रुपए बांटो फ्री में, हर घर में देते जाओ, 2,000 तू ले, 2,000 तू ले, मजा आ गया, आज से मेरे को लॉटरी लगी, ले ले ले। तुम जैसे ही आगे निकलोगे, पीछे से बोलेगा बेटा है तो बदमाश है, कुछ न कुछ 2 नंबर का धंधा जरूर किया होगा, नहीं तो इसके ये बाकी तो नहीं करता। मतलब लोग आपको उसी नजरिए से देखेंगे, आप कुछ भी कर लो, अच्छा कर लो चाहे बुरा करो, मेरी बात को समझ रहा हूँ। इसलिए आपकी जो घटनाक्रम है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार, ठीक है। ऐसे चलो आगे बढ़ो। अब यूं है कि एक टॉपिक कल पढ़ रहे थे, टाइप ऑफ फ्लावर्स, यही पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स।
टाइप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, इस तरीके से। अब टाइप ऑफ फ्लावर्स में हमने कल देखा था कि एक फूल में अगर नर मादा दोनों ही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या कह रहे थे, हर्माफ्रोडाइट। अब हम फूलों के प्रकार आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है मोनोसियस। क्या है, मोनोसियस एक कंडीशन है। मोनोसियस को हम वैसे द्विलिंगाश्रयी भी कहते हैं, द्विलिंगाश्रयी के नाम से जानते हैं, द्विलिंगाश्रयी। एक केस और होता है जिसे हम लोग कहते हैं डायोसियस। डायोसियस, डायोसियस को हम लोग कह सकते हैं एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी लिख रहा हूं, श्रयी। पहले मैंने लिखा था एक लिंगी और द्विलिंगी, वो अलग चीज थी, या लिंगाश्रयी अलग चीज। मोनो का मतलब एक पौधा होता है, डाई का मतलब दो पौधे होते हैं। मोनो यानी एक पौधा, डाई यानी दो। तो एक ही पौधा है, इस पौधे के ऊपर नर और मादा दोनों ही हैं। एक ही पौधे के ऊपर ये तो है नर और ये फूल क्या है, मादा। अगर एक ही पौधे के ऊपर नर और मादा अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, ऐसी कंडीशन को मोनोसी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोसी। और ऐसे पौधे को क्या कहते हैं, ऐसे को कहते हैं मोनोसियस। ये ध्यान। तो एक केस तो ये हो गया। यहां पर जो है डाई का मतलब है दो पौधे, एक और दो, दो पौधे हैं। इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर देखोगे, यहां पे नर और मादा अलग अलग पौधे के ऊपर जा रहे हैं। ये एक पौधा है, इसके ऊपर तो है नर और यहां पर क्या है, मादा। अर्थात नर और मादा फूल का अलग अलग पौधे पर पाया जाना क्या कहलाता है, डायोसियस। और एक ही पौधे पर पाया जाना मोनोसियस। मोनोसियस पौधे बहुत सारे, जैसे कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां, कुकुरबिट्स कहते हैं उनको। क्या कहते हैं, सारे सारे कुकुरबिट्स। जैसे कि आंवला, जैसे कि नारियल, ये सभी के सभी मोनोसियस है। समझ लो, ऐसे ये एग्जाम्पल हमें पता रखने चाहिए। एक बीएचयू के पेपर में आ रखा है कि जितने भी कुकुरबिट्स होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं, मोनोसिस होते हैं। ऐसा अपने को हल्का सा ध्यान रखना, ठीक है। अब ऑनलाइन में जब तक आपको पूछा नहीं जाए कोई भी कमेंट करना ही नहीं है तुमको, ठीक है। सब तुम लोग कमेंट बंद रखो, आपस में दिख तो नहीं रहे तुम्हें कमेंट, क्योंकि तुम कमेंट करने पे ध्यान रखते हो, फिर जो क्या है, ठीक है। कमेंट अपने को कम से कम करने और पढ़ने पे ध्यान करना, ठीक है। सर नर और मादा गलत लिख दिया, नर और मादा सही तो लिखा है भाई। एक पौधा जिसके ऊपर नर और मादा दोनों ही है उसे क्या बोलेंगे, मोनोसियस। और ऐसा जिसके ऊपर अलग अलग है उसे क्या बोलेंगे, ये तो याद रखना ही रखना है। इसके अंदर फ्रूट अलग से हैं और वेजिटेबल अलग से। फ्रूट के केस में आपके कौन कौन से इसके अंदर, खजूर सबसे बढ़िया उदाहरण है, खजूर और पपीता। और सब्जी के अंदर इसमें एक तो है परवल, परवल, एक है टिंडोरी, परवल, टिंडोरी, पालक वगैरह इसके अंदर है। और भी कुछ क्रॉप है लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं। जैसे एक होता स्नेक गार्ड, सांप के जैसा होता स्नेक गार्ड। कुकुरबिटेस जैसे लौकी होती है, वैसे लंबे वाला फ्रूट है सांप के जैसे, स्नेक गार्ड बोलते हैं उसको। तो परवल, टिंडोरी और पालक ये इस कैटेगरी के अंदर है। तो खजूर है और ये पपीता है। हमने खजूर के बारे में कल भी अपन कह ही रहे थे कि भाई डायोसिस होता है तो खजूर में नर इधर और मादा अलग पौधे के ऊपर। तो ऐसे में हम नर पहले पक जाता है उसको, तो नर से हम परागकण इकट्ठा करते हैं, मादा फूल के ऊपर डाल देते हैं। तो ऐसा है, ठीक है ना, इस तरीके से। आगे बढ़ो। कल मैंने जो लिखा था एम का मतलब था मेल था, कल एम का मतलब मादा नहीं था। कल आप मैंने उल्टा नहीं लिखाया था, सही तो था। एम का मतलब फीमेल का मतलब तो था मादा और एम का मतलब था मेल यानी कि नर था, ठीक है ना। चलो अब देखो आगे। अब ये अपने अगर समझ में आ गया तो आगे जो शब्द पढ़ाऊंगा वो समझ में आना बहुत जरूरी। आगे कुछ शब्द लिख रहा हूं, तीसरा वाला एक शब्द लिखूंगा एंड्रोमोनोसियस। क्या लिखूंगा, एंड्रोमोनोसियस। थोड़ी सी चीजें समझने वाली है, घबराइए नहीं और मैं समझा दूंगा। एक शब्द यहां पर है गाइनोडायोसियस। क्या है, गाइनोडायोसियस, गाइनोडायोसियस। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। ये दो शब्द मैंने लिखे, इन दोनों के क्या मतलब है हम अभी पता कर लेंगे। जब कभी भी आप ऐसा कोई भी लंबा शब्द देखो तो आपके मन में तीन तरीके की फीलिंग आनी चाहिए। कितने प्रकार की, तीन फीलिंग आएगी। एक फीलिंग तो तुम्हें पहले से ही आती कि मोनोसियस का मतलब एक पौधा होता है, आती नहीं है। डायोसियस का मतलब कितने पौधे होते हैं, ये चीज तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है। दो चीजें और याद रखनी,
कौन कौन सी रखनी है? एक तो ये रखनी, एंड्रो का मतलब नर होता है। एंड्रो यानी क्या होता है? ये जनरल नॉलेज है, हमें पहले से ही पता है। एंड्रो यानी तो होता है नर, और गाइनो यानी क्या होता है? ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कोई भी फूल है, मैं यहाँ पे जैसे एक जनरल नॉलेज के लिए कोई भी फूल बना रहा हूँ, ये जैसे कोई भी फूल मैंने बनाया, इस फूल के अंदर ये जो मादा भाग पूरा है, मादा भाग के अंदर वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय, इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। क्या कहते हैं? गाइनोशियम, ऐसे हम लोग बोलते हैं, CIUM, गाइनोशियम। और नर जो भाग है, जिसमें आपका जो है पराग कोश है या फिर फिलामेंट है, इनको मिला के हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं? हाँ, एंड्रोशियम। तो गाइनोशियम का मतलब पूरा जायांग, क्या बोलते हैं इसको? जायांग। और एंड्रोशियम का मतलब पुमंग, ऐसे। तो एंड्रो का मतलब नर और गाइनो का मतलब क्या है? मादा। ये हमें दूसरी चीज भी पता चल गई। एक तो पहले से पता था, मोनोसियस का मतलब एक पौधा, डायोसियस का मतलब दो पौधे हैं। इसी प्रकार से एंड्रो का मतलब नर है, गाइनो का मतलब मादा है। तीसरा केस ऐसा है कि जब कभी भी ऐसा कोई भी शब्द देखोगे, उसमें द्विलिंगी फूल तो होगा ही होगा। कौन सा फूल होगा? द्विलिंगी केस तो होने ही होना, फाइनल है। ये अपने दिमाग में पहले ही रखना। जैसे इसके ऊपर एंड्रो है, तो एंड्रो का मतलब तो क्या है? नर है। तो इसके अंदर एक तो है नर, एक द्विलिंगी है। क्या है? मैंने कहा ना द्विलिंगी तो हो गई होगा, तो एक द्विलिंगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक ही पौधे के ऊपर नर और द्विलिंगी फूलों का पाया जाना क्या कहलाता है? एंड्रोमोनोसियस कहलाता है। अब इसी शब्द को इधर देखो, आराम से आएगी समझ में, कोई खास बात नहीं। डायोसियस का मतलब कितने पौधे होते हैं? दो। गाइनो का मतलब क्या होता है? तो एक पौधे के ऊपर तो क्या होगा? मादा। दूसरे के ऊपर अनिवार्य क्या है? द्विलिंगी तो हो गई होगा वाला द्विलिंगी। इसमें मतलब ऐसे पौधे की पॉपुलेशन, माना कि कोई भी खेत है, उसके अंदर गाइनोडायोसिस किस्में लेके रखी है, इसका मतलब कुछ पौधों पर मादा फूल है, कुछ के ऊपर कैसे आएंगे? द्विलिंगी फूल आएंगे। अब ये चीज आप और आसानी से अभी समझ जाओगे। पहले इसके एग्जाम्पल देखो। एंड्रोमोनोसिस केस एक तो है आम के अंदर, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। एक है खरबूज। अभी एक प्रश्न आया CUET PG के अंदर, CUET PG का जो पेपर होता है उसमें, कि आम के अंदर या आम के पौधे पर किस प्रकार के फूल आते हैं? तो आम के ऊपर फूल आते हैं नर, खाली मादा, द्विलिंगी, या नर और द्विलिंगी दोनों? नर और द्विलिंगी दोनों। तो आम के अंदर नर और द्विलिंगी दोनों ही आ रहे हैं, ऐसे केस को क्या बोल रहे हैं? ऐसा ही प्रश्न AO के एग्जाम में भी आ रखा कि आम के पुष्प में कैसे फूल आते हैं। तो एक तो आते हैं मेल और एक आते हैं हर्माफ्रोडाइट। द्विलिंगी को क्या बोला था? हर्माफ्रोडाइट। ऐसा आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब ये जो केस पाया जा रहा है, ये आजकल पपीता की नई किस्में जितनी भी आ रही, इस कैटेगरी की आ रही। पपीता की आज के टाइम की जो किस्में हैं वो कौन सी है? सारी। बाकी पपीता मुख्य रूप से कैसा होता है? तो प्रश्न है कि पपीता का पौधा होता है तो कैसा होता है? मूल रूप से तो डायोसिस ही होता है। आज के टाइम पे पपीता की किस प्रकार की किस्में है? तो ऑप्शन में है डायोसियस, गाइनोडायोसिस, उपयुक्त दोनों। तो ऐसे में उपयुक्त दोनों, पपीता की दोनों प्रकार की किस्मों का प्रचलन है। इसी चीज को मैं समझाने के लिए आपको कुछ एग्जांपल आगे और बताने जा रहा हूं, जो कि मैं हमेशा बताता हूं समझाने के लिए क्योंकि यही टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा समझने वाला है। अब आप लोगों को पूछूंगा, ये वाली कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आई? अब आप लोगों को ही पूछूंगा मैं, ठीक है ना। एक शब्द में यहाँ पे लिख रहा हूं एंड्रोडायोसियस। क्या लिख रहा हूं? एंड्रोडायोसियस। एक शब्द यहाँ पे मैं लिख रहा हूं गाइनोडायोसियस। क्या लिख रहा हूं? गाइनोडायोसियस। एक शब्द यहाँ पे लिखूंगा एंड्रोमोनोसियस। क्या लिख रहा हूं? एंड्रोमोनोसियस। ये लिखा मैंने एंड्रोमोनोसियस। यहीं पे मैं आपके और लिख रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोमोनोसियस। क्या है? गाइनोमोनोसियस। तो आपको कभी भी इस प्रकार का कोई भी शब्द अगर दिखाई देवे, तो आपके मन में कितने प्रकार की फीलिंग आनी चाहिए? 3 थी। चौथी कौन सी लाए? 3 फीलिंग बताई थी। कौन कौन सी? एक तो थी कि भैया मोनोसिस का मतलब एक पौधा होगा, डायोसिस का मतलब 2 होगा। एंड्रो यानी नर, गाइनो यानी, और तीसरा
द्विलिंगी तो हो गई होगा, चाहे इन चार में से कोई सा भी फूल आएगा तो भी द्विलिंगी तो हो गई होगा। अब देखो कैसे प्रश्न सही हो जाता है बढ़िया से। डायोसियस का मतलब कितने पौधे हैं, ये लो 2 पौधे। फिर से डायोसियस से कितने पौधे हैं, 2 पौधे। मोनोसियस है इसका मतलब कितने पौधे, मोनोसियस है इसका मतलब, समझ रहे हो, ये ऐसा हमने बना दिया। अब दूसरा नियम देखो, एंड्रो का मतलब क्या है, नर, तो एक पौधे के ऊपर क्या होगा, दूसरे पे क्या होगा, हो गई होगा, द्विलिंगी हो गई होगा। तो ये मैंने यहां पर क्या लिख लिया, द्विलिंगी लिख लिया, अच्छी बात। फिर से इसको देखो, गायनो डायोसिस का मतलब कितने पौधे, गायनो मतलब क्या होगा, तो एक पौधे के ऊपर तो क्या होगा, दूसरे पे क्या होगा, द्विलिंगी हो गई होगा, ऐसा हमने पढ़ रखा। तो इस तरीके से कोई कठिन चीज नहीं है, सरलतम भाषा में मैंने तुम्हें ये समझा दिया है एक प्रकार से। फिर देखो, मोनोसिस यानी कितने पौधे हैं, एंड्रो यानी क्या है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, नर, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, इस पे द्विलिंगी हो जाएगा। तो नर और द्विलिंगी एक ही पौधे पर। फिर से देखो, मोनोसिस यानी एक पौधा, गाइनो यानी क्या है, तो यहाँ पे गाइनो का मतलब क्या आ जाएगा, मादा, और मादा ही आ जाएगा, तो दूसरी तरफ क्या है आपका, द्विलिंगी है। क्या इसमें कोई भी तुम्हें कठिन चीज लग रही, लगभग लगभग किसको लग रहा, वापस बताऊं इसको, हाथ खड़ा करो किसी को लग रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया, ऐसा कोई भी लंबा या बड़ा शब्द आए तो आपके दिमाग में 3 बातें आएंगी। मोनोसिस का मतलब एक पौधा, डायोसिस यानी 2 पौधे, एंड्रो यानी नर है, गाइनो यानी मादा है, और तीसरा कैसे कि द्विलिंगी तो हो गई होगा। तो जब एंड्रो डायोसिस है, डायोसिस का मतलब 2 पौधे हैं, एक पौधे पे एंड्रो यानी नर है तो दूसरे पे क्या हो जाएगा, द्विलिंगी। डायोसिस यानी 2 पौधे, गायनो यानी मादा है, और द्विलिंगी तो हो गए होगा। एक पौधा है तो एक पे हो जाएंगे, 2 पौधे तो अलग अलग पे होगा, ये है। मोनोसिस का मतलब एक पौधा है, एक शाखा के ऊपर नर है और दूसरे के ऊपर द्विलिंगी, ठीक है। और इधर आप देखोगे वापस, मोनोसिस यानी एक पौधा, एक शाखा के ऊपर जो है मादा है और दूसरे के ऊपर, एक पौधे के ऊपर अलग अलग शाखा पे भी हो सकते हैं, एक पुष्प क्रम में अलग अलग जगह भी हो सकते हैं, एक ही फूल में नहीं होंगे भाई, एक ही फूल में तो वैसे भी नहीं हो सकते भाई, एक पौधे की एक शाखा पे नर है, एक है द्विलिंगी, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक ही शाखा के ऊपर ये पुष्प क्रम में जिसमें 1000 फूल आ रखे हैं, कितने आ रखे हैं, एक पुष्प क्रम में, माना कि आम का पेनिकल है, क्या है ये, आम का पेनिकल है। आम के अंदर कैसे फूल आते हैं अभी बताया, एंड्रोमोनोसिस, यानी एक ही पौधा हो। अब एक ही पौधे पे कुछ फूल इसी पुष्प क्रम के अंदर, एक पेनिकल के अंदर कुछ तो ऐसे आ रहे हैं जो द्विलिंगी है, कुछ ऐसे आ रहे हैं जो नर है, तो वही तो बात हुई, ऐसा है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब मैं तुम्हारे और जनरल नॉलेज का टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है, अब सुनना। अब आगे जो है एक शब्द लिख रहा हूं, तुम खुद बताओगे उसका उत्तर। एक शब्द लिख रहा हूं, ट्राइमोनोसियस, क्या है, इसका मतलब बताओ, ट्राइमोनोसियस का मतलब, तुम हाथ खड़ा करोगे, बोलना नहीं किसी। ट्राइमोनोसिस से तुम क्या समझोगे, तुम खुद को अंदाज से तुक्का लगाना है, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम बताओ। कोई बात नहीं, तीनों होंगे, देखो कितना अच्छा बताया, शाबाश। देखो ऐसा है, मोनोसियस का मतलब कितने पौधे हैं, एक है, मोनो यानी एक होता है, ट्राई का मतलब तीनों लेंगे, इसी पौधे के ऊपर नर भी है, इसी पौधे के ऊपर मादा भी है, और इसी पौधे के ऊपर द्विलिंगी भी है। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, ट्राई मोनो, द्विलिंगी, ठीक है। इसको ज्यादा मैं विस्तृत नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा देख लेना। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखना इधर, इसी को हम ऐसे भी बोल रहे हैं, गाइनो एंड्रोमोनोसिस, क्या बोल सकते हैं, गाइनो एंड्रोमोनोसिस। प्रश्न आ रखा है अभी एक एग्जाम में, उसको बोलते हैं प्री पीजी, क्या बोलते हैं, प्री पीजी के एग्जाम में प्रश्न आ रखा है कि गाइनो एंड्रोमोनोसिस से क्या समझते हो, उससे हम, ये अंग्रेजी में आता पेपर है इसलिए लिख दिया, कोई बात। तो गाइनो एंड्रोमोनोसिस से हम ये समझते हैं कि जब मेल, फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, एक ही प्लांट के ऊपर तीनों ही है, तो इसका मतलब ये गाइनो, यानी गाइनो एंड्रो का मतलब नर मादा अलग अलग हो गए दोनों, तो ऐसे में द्विलिंगी फूल आपका है, मैंने बताया ना, हो गई होगा, तो वो कैसे, ऐसा कोई भी प्रश्न है। अब कुछ और एक्सेप्शन तुम्हें बता रहा हूँ, अपवाद, और भी तुम्हें टॉपिक चल रहा है तो जनरल नॉलेज दे देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है।
बहुत बढ़िया, ऑनलाइन में भी देखो सही बता रहे हैं, ठीक है, गुड। अब देखना इधर, एक शब्द मैं लिख रहा हूं यहां पर, गाइनोसियस। क्या लिख रहा हूं? गाइनोसियस, गाइनोसियस। एक मैं लिख रहा हूं एंड्रोसियस। क्या लिख रहा हूं? एंड्रोसियस। देखो ऐसा भी कैसे, गाइनोसियस एंड्रोसियस। गाइनोसियस का मतलब होता है खाली मादा फूल ही आएंगे पौधे पे। कैसे आएंगे? केवल मादा फूल, केवल मादा फूल ही अगर किसी पौधे पे आ रहे हैं उसको हम क्या बोल सकते? एक लिंगी है तो एक लिंगी ही, अगर उस पे मादा आ रहे हैं तो गाइनोसियस, और नर आ रहे हैं तो एंड्रोसियस। तो केवल, केवल नर फूल या नर पुष्प, इस तरह के। इसको कौन मारा आज के दिन? चलो ऐसा, मेरी बात को समझे थोड़ा थोड़ा। खीरा है ना, खीरा, खीरा काकड़ी, खीरा काकड़ी जो होता है उसकी आजकल किस्में, नए जमाने की किस्में आ रही है खाली गाइनोसियस। कैसे आ रही है? उसमें खाली मादा फूल ही आता है। फिर अपने को नर फूल लाने के लिए कुछ रसायनों का छिड़काव होता है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर थायोसल्फाइड है, ये नर फूलों को बढ़ावा देते हैं। तो आपका जो ये है, जैसे गाइनोसियस है, इसके ऊपर खाली मादे मादा फूल आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उस पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर दें। ऐसे में थोड़े दिन बाद में नर फूल भी आएंगे, तो ऐसे में परागण की क्रिया हो जाए। तो ये ऐसे है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके जैसे हमने उधर लिखे हैं उसी कड़ी में वापस। एंड्रोडायोसियस का कोई भी एग्जाम्पल याद नहीं रखना है। गाइनोडायोसियस में हमने अभी पढ़ा था पपीता, पपीता है, अंजीर की किस्में जो है आजकल आ रही है इस प्रकार से। और भी बात करें, एंड्रोमोनोसियस में हमने क्या पढ़ा था? आम और खरबूज, आम खरबूज। और अगला कौन सा है? गाइनोमोनोसियस के एग्जाम्पल में है केला। क्या है? केला इसका एग्जाम्पल। अब केला एग्जाम्पल में, तो केले में क्या होता है? केले का पुष्पक्रम है, केले के पुष्पक्रम में ज्यादातर फूल कैसे आएंगे? द्विलिंगी और फिर कुछ आएंगे मादा। द्विलिंगी और मादा एक ही पुष्पक्रम के ऊपर आ रहे हैं, ऐसे केस को हम क्या बोल रहे हैं? गाइनोमोनोसिस। तो ये कुछ कुछ समझ में बैठा तुम्हारे? बहुत सरल भाषा में कर लिया इसको। देखो, मोनोसियस जो पहले वाला चल रहा था, एक ही पौधे के ऊपर नर मादा दोनों ही, उसको मोनोसियस। अगर अलग अलग पौधे पे नर मादा है तो डायोसिस। आपके सुपरवाइजर का लेवल अभी तक यही चल रहा है कि भाई कौन सा पौधा, निम्न में से कौन सा पौधा एक लिंगाश्रयी पौधा है। ये हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा विरोधाभास है, ये भी बात बता देता हूँ। डाई का मतलब दो होता है, इधर एक लिखा हो, इसमें कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करने दो पहले। मोनो का मतलब एक होता है, यहाँ द्वि लिखा हो। ऐसे में यूं है, मोनो का मतलब एक पौधे से है। क्या है? पौधे। डाई का मतलब भी किससे है? एक पौधे से। तुम संधि पढ़ ही रहे हो, द्विलिंग धन आश्रयी, द्विलिंगाश्रयी। ऐसा पौधा जिसने दोनों लिंग को आश्रय दे रखा, समझे ना? द्विलिंगाश्रयी यानी ऐसा पौधा जिसने दोनों लिंग को आश्रय दे रखा। एक लिंगाश्रयी यानी एक पौधे ने एक ही लिंग को आश्रय दे रखा। नहीं समझे क्या? तो ऐसे तो आप हिंदी बोल ही जाना भले, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, तो मोनोसिस डायोसिस से काम हो जाए। तो एक बार इस फूलों के प्रकार को लिख रहे हैं। अच्छा टॉपिक है ये, काम का बहुत। सर राम बूटानी क्या है? नर है एक दिली। राम बूटानी क्या होता है? राम बूटानी किसको कहते हैं? संजीवनी बूटी। राम बूटानी का क्या तात्पर्य? पता नहीं। राम बूटानी मैंने तो फ्रूट पहली बार सुना। देख भाई है जो साफ, रंबूतन की बात तो नहीं है? रंबूतन एक फ्रूट होता है, रंबूतन। नेफेलियम लेपेशियम नाम होता है उसका, लीची जैसा होता है। कल संडे है, तुम्हारे टेस्ट की बात होगी? होगा?
आगे बढ़े, चलो चलो आगे। ये याद रखना, ये इन फोटो से ही तुम्हें पता चलेगा, यहाँ कुछ लिखा है नहीं, ठीक है। हो गया। ये जो मैंने अभी मैटर आपको बताया ना, ये याद रखना। ये कई बड़ी बड़ी डिग्री करने के बाद उनको पता ही नहीं चलता एंड्रोमोनासिस गाइनोमोनासिस किसको क्या कहते हैं, इसलिए ध्यान देना, काम आएगा। और जो जिस तरीके से मैंने बताया वो और कहा, तीनों पॉइंट याद रख। नहीं ये आम वाला प्रश्न दो अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है, मैंने इधर लिखा हुआ देखो, ये आम वाला CUTPG और AO में आ रखा, इतना बढ़िया प्रश्न। Done guys, चले आगे। अब इसको आपको ऐसे ऊपर लिखो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा करके इन चारों में फर्क समझ लो, और ये जैसे मैंने उठा रखा उसको उतार लो, हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। ऐसे लिखो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब है तो काम की चीज है, बट आपको आपको ये पता रहेगा तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल भी मैंने लिखा रखे एक्स्ट्रा। कितने अफसोस की बात है कि जब मैंने बड़ी मुश्किल से पपीता का एक पेड़ लगाया और बड़ा हुआ तब पता चला तो ये तो खाली एंडो ही है। गांव में उसको एंडो बोलते हैं, एंडो बोलते हैं ना, एंडो ना निकल जाता उस पौधे एंडो कहते हैं। इसका मतलब कहीं नहीं उनको एंड्रो का पता था, दिखे लोग बोलते एंडो निकल गया, एंडो। गाँव में एंडा निकलता है, नर को एंडा बोलते हैं। हमारे क्या काम किसानों से पड़ता ज्यादातर, नर को बोलते हैं एंडा या एंडो। तो एंडो का मतलब होता है कि वो फिर किसी काम का नहीं, काम का है भी सही लेकिन मादा हो तो बात बने, कोई मादा पौधा हो तो ही वो परागण काम के, नहीं तो किसी काम के। इसलिए इसलिए आजकल किसानों के बीच में गाइनोडायोसिस वैरायटी चल रही है, जिनका लेवल है गाइनोडायोसिस वैरायटी चल रही है, जैसे खूब सारी पढ़ेंगे आप हैं। पपीता लगाते हैं किसान, कई मिलने वाले हैं अपने।
पपीता के लिए पौधे किसी को चाहिए तो बता दें। अगर किसी को पपीता के पौधों की आवश्यकता है 1 हेक्टर, 2 बीघा, 3 हेक्टर, 5 हेक्टर, 10 हेक्टर, तो ऐसे अपने अच्छे स्रोत से तुम्हें दिला दूंगा, क्योंकि अपने पौधे हमेशा विश्वास पात्र से खरीदने चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। तो अपने अच्छे नर्सरी वाले मिलने वाले हैं, जो तुम चाहो तुम्हें एड्रेस दे दूंगा, तुम जाके ले आना। तुम्हारे घर पे भी पहुंचाते हैं, ये पपीता वाले घर पे पहुंचाते हैं, साल भर की देख रेख भी करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, लेकिन दवाई छिड़कने कौन सी ये भी बताते हैं। तो ऐसे कभी सुपरवाइजर बन भी जाओ तो भी बाद में आवश्यकता हो किसी फार्मर के तो बता देना मेरे। हाँ चाहिए तो कोई इसमें हंसने की क्या बात है। तो जो जितने भी पौधे चाहिए, कहाँ का हो तुम? हाँ तो अलवर भिजवा देंगे तुम्हारे, ठीक है। तुम मुझे संपर्क कर लेना, मेरे से मिल लेना। तुम्हें अभी फरवरी लास्ट में लगाएंगे, अभी पपीता लगाने का समय है, फरवरी लास्ट मार्च फर्स्ट। इस साल बो या अगले साल बो, जब भी तुम लगाओ तो मुझे बता देना, पपीता या और कोई सा भी पौधा, क्योंकि प्रमाणित नर्सरी से ही लाने चाहिए हमेशा, ठीक है। सर ऊपर की कमाई सुपरवाइजर में बहुत होगी। अगर तुम्हें ऐसी कोई गलतफहमी है तो जो 5 साल पहले सुपरवाइजर लग गया उससे बात कर लेना एक बार फोन, वो तुम्हें वास्तविकता बता देगा, है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे फालतू विचार मत लाया करो कि ऊपर की कमाई होगी। किसानों से पैसे लोगे तुम, शर्म नहीं आती है? किसान तुम्हें बददुआ देंगे, कीड़े पड़ेंगे तो। देखो किसानों से पैसे थोड़ी ले सकता आदमी, तुम किसानों से पैसे लोगे तो मेरा भी श्राप लगेगा तुम, सही में। ज्ञान किसानों से पैसे थोड़ी ले सकता आदमी, बेचारे किसानों की हालत तो पहले से खराब, तुम उनसे और रिश्वत लोगे क्या? शर्म नहीं आएगी? किसानों से कभी कोई रिश्वत मत मांग लेना, गलती से ध्यान रखना है। किसानों की सेवा के लिए तुम जा रहे हो, कोई रिश्वत थोड़ी मांगोगे क्या? उनका फायदा करो, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष लो। देखो मैं क्या करता था, आगे बढ़े पहले 5 सेकंड और है। मैं जब नया सुपरवाइजर बना था, जो स्टार्टिंग में, ज्ञान ज्यादा नहीं दे रहा हूं, तो नियमों में इतनी दिक्कत आती है भी कि किसान सेठ नहीं बैठता उसमें नियमों में। तो कई बार क्या होता है, आप खुद थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो, किसान को थोड़ा कागज कम पड़ रहे तो तुम थोड़ा एडजस्ट कर दो, तो उसको बेचारे को सब्सिडी मिल जाएगी। तो ऐसे तुम्हें भलाई की सोचना है। सर हमारे गांव का सुपरवाइजर भी हमसे रिश्वत लेता है, तो हम भी उस परंपरा का पालन करेंगे। उसके कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारे भी पड़ेंगे हैं? बक्की मौत मरोगे। चलो आगे बढ़ो। सर आप नहीं लेते हो क्या रिश्वत? मैं मेरी वाली बात तुमको थोड़ी बता सकता, वो तो पर्सनल मैटर है? मैं रिश्वत लेता हूँ नहीं लेता हूँ वो बात तुम्हें थोड़ी बतानी चाहिए, क्या पता लेता हूँ।
रिश्वत लेने की भी देखो टेक्निक भी होती है। अगर किसी को लेवे तो टेक्निक भी चाहिए उसमें, नहीं तो वो ऊपर लिख रहा है कि सर हमारे वहाँ एफएसओ ले रहा था, उसको पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस दबोच लेती, सही कह रहा हूँ। चले आगे। अभी जो पढ़ा इसको, इसके आगे अब नोट करके मैं आपको एक दो पॉइंट और बता रहा हूं, इसमें थोड़ा ध्यान दे देना हल्का फुल्का सा। नोट करके यूं है, एक लाइन लिखो, खजूर व, ऐसे लिखो खजूर व, एक लाइन लिखनी है आपको, खजूर व पपीता की, ऐसे लिखो खजूर व पपीता की डायोसियस किस्मों में, खजूर व पपीता की डायोसियस किस्मों में नर मादा अनुपात, खजूर व पपीता की डायोसियस किस्मों में नर मादा अनुपात कितना रखते हैं वो आपको याद रखना है। नर मादा अनुपात, नर मादा अनुपात हम रखते हैं उसमें खासकर 1:10, यानी कि अगर 10 मादा के पौधे हैं तो कम से कम नर पौधे कितने होने चाहिए? 1। 100 पौधे हैं तो 10 पौधे आपको नर चाहिए, तभी परागकणों की सप्लाई होगी। या फिर 10% नर पौधे, या फिर उस बगीचे में 10% नर पौधे होने चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें और बता दूं इस लाइन को लिखने के बाद, जैसे कि ये कोई भी बगीचा, ये कोई भी मैंने खेत बताया है, देखो कितने जनरल नॉलेज और एक एग्जाम में है वो प्रश्न बता। इस खेत के अंदर कई सारी लाइनें लग रही, इस खेत के अंदर कई सारी लाइनें लग रही है, इसके अंदर नहीं है कोई बात, इस तरीके से अरे इधर सुनो, जैसे ये कोई भी पपीता का खेत है, कोई भी ऐसा पौधा है जो डायोसिस क्रॉप है, जिसमें नर मादा अलग अलग पौधे पे आते हैं, इसमें नर पौधे लगाने का जो वास्तव में तरीका है वो ये है कि हर तीसरी लाइन में तीसरा पौधा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लिख रहा हूं, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लाइनें लग रही, तो हर तीसरी लाइन में हर तीसरा पौधा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर तीसरी लाइन में तीसरा पौधा 1 2 3, तीसरी लाइन में 1 2 तीसरा पौधा 1 2 तीसरा पौधा 1 2 तीसरा पौधा 1 2 3 1 2 3, समझ रहे हो नहीं समझ? ऐसे नर लगेंगे, वापस 1 2 3 1 2 3 1 2 को छोड़ के तीसरा पौधा 1 2 को छोड़ के तीसरा, ऐसे हर तीसरी लाइन में हर तीसरा पौधा नर लगता है। नर लगाने का सही तरीका नोट करके लाइन लिखो, अरे पागल, लैंग्वेज ये कभी लिखा ही नहीं, पहली बार लिख रहे हैं इसको। किसी लिखो, किसी डायोसियस, ऐसे लिखो किसी डायोसियस फल वृक्ष के बगीचे में, किसी डायोसियस फल वृक्ष के बगीचे में पराग कणों की आपूर्ति करने वाले पौधे, किसी डायोसियस फल वृक्ष के बगीचे में पराग कणों की आपूर्ति करने वाले पौधे, कोष्टक में लिखो नर पौधे, नर पौधे या पोलिनाइजर्स, या पोलिनाइजर्स, या पोलिनाइजर्स, पोलिनाइजर्स, मैं बोल रहा हूं बेटा एक सेकंड, नाइजर्स, पोलिनाइजर लिख दो, पोलिनाइजर, किसी डायोसियस फल वृक्ष के बगीचे में पराग कणों की आपूर्ति करने वाले पौधे, कोष्टक में लिखना था नर,
नर पौधे या पोलिनाइजर कहते हैं उनको, या पोलिनाइजर कोष्टक बंद। जो पौधे लिखा था ना उसको पौधों करना है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि पराग कणों की आपूर्ति करने वाले पौधों को प्रत्येक तीसरी लाइन में या प्रत्येक तीसरी पंक्ति में पौधों को प्रत्येक तीसरी पंक्ति में प्रत्येक तीसरी पंक्ति में प्रत्येक तीसरे स्थान पर लगाना चाहिए। प्रत्येक तीसरी पंक्ति में प्रत्येक तीसरे स्थान पर लगाना चाहिए। प्रत्येक तीसरे स्थान पर प्रत्येक तीसरी पंक्ति में प्रत्येक तीसरे स्थान पर लगाना चाहिए। मैं पूरी को वापस बोलने की कोशिश करता हूँ, पहली बार बोली है ये लाइन, थोड़ी इंग्लिश में थी, उसको मैं हिंदी में कोशिश कर रहा था। वापस रिपीट कर रहा हूँ, गलत कोई मत लिखना। किसी डायोसियस फल वृक्ष के बगीचे में पराग कणों की आपूर्ति करने वाले पौधों को प्रत्येक तीसरी पंक्ति के प्रत्येक तीसरे स्थान पर लगाया जाता है। सही नहीं? इसका मतलब ये है, तुम समझ रहे हो इसको, मतलब हर तीसरी लाइन में हर तीसरा होगा तो पूरे बगीचे के अंदर पराग कणों की सप्लाई व्यवस्थित होगी, नहीं होगी? ऐसे तो ये भी एक एग्जाम में एवरी थर्ड लाइन और एवरी थर्ड प्लांट ऐसे। तो क्या मैंने तुम्हें कोई गलत चीज बताई? तो आज हमने कोई कम चीजें नहीं पढ़ी, आज हमने काम की चीजें पढ़ी। एक ही पौधे पे नर और मादा का पाया जाना क्या कहलाता है? मोनोसिस। नर और मादा का अलग अलग पौधे पर पाया जाना, एक ही पौधे पर नर और द्विलिंगी मतलब एंड्रोमोनस। अरे सुनो, मादा और द्विलिंगी अलग अलग पौधे पे है तो क्या ये पता रहेगा नहीं रहेगा? ये वाली कहानी समझ में आई? एक ही पौधे पे अगर तीनों लिंग है तो ट्राइमोनोसिस, यानी कि गाइनो एंड्रोमोनोसिस। तो ये मैंने बेसिक सी जो है बातें आपको बताई, लेकिन है बड़ी काम की, याद रखना, ऑनलाइन में भी आराम से